इंडस स्कॉलर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कोई गैस प्रेजेंट है तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये एक इनएक्टिव गैस है। इनएक्टिव गैस का मीन्स ये है कि जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उस समय ये किसी भी प्रकार से हमको या प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है। ये ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में जब भी प्रेजेंट रहती है उस दौरान ये लोहे में जंग लगाती है। ठीक है, लोहे में जो रस्टिंग होती है, लोहे में जो जंग लगता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस की ही वजह से लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आयरन की रस्टिंग होती है, लोहे में जंग लगता है, उसी प्रकार से कॉपर के बर्तनों में या कॉपर से बनी चीज़ों में भी रस्टिंग होती है। और जब ये रस्टिंग होती है तो जिस प्रकार से आयरन में रस्टिंग होती है तो आयरन में रस्टिंग होने के बाद आयरन ब्राउन कलर का दिखने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब कॉपर में रस्टिंग होती है तो कॉपर के बर्तन ग्रीन कलर के दिखने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर वेसल ऑन कॉपर वेसल। तो कॉपर के बने हुए बर्तनों पे ग्रीन कोटिंग स्टार्ट हो जाती है जब उसकी रस्टिंग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के बने हुए वायर में भी रस्टिंग होती है और उस समय उसमें उसके ऊपर कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वायर की जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तभी हो रहा है जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट रहती है। बट नाइट्रोजन गैस के होने की वजह से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते होंगे कि अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है? CO2 गैस है। ठीक है, इसी प्रकार से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन की डिप्लीशन के लिए। ठीक है, जो ओजोन में जो होल क्रिएट होता जा रहा है वो क्यों होता जा रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, क्योंकि ये जो गैस है उसका इंक्रीज़ होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो गैस है उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखने को मिलता है। अब हम ये जानते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती है। जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन के एटम, ये 2 नाइट्रोजन के एटम 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, 1 2 और 3, इसके ये 2 एटम आपस में 3 नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये बॉन्ड जो होते हैं बहुत हाई एनर्जी के बॉन्ड होते हैं जो कि आसानी से कभी भी नहीं टूट सकते। ठीक है, तो हल्की फुल्की एनर्जी से ये नहीं टूटते और इसीलिए क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानते हैं कि हमें नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता क्यों है। इज़ इट प्ले एनी इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ? क्या इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में है? ठीक है, तो यही डिस्कस करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, एज वी नो वेरी वेल डैट वी नीड प्रोटीन फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रोटीन हमें दूध पीने से मिलता है, अंडा खाने से मिलता है। ठीक है, उसी तरह से कई चीज़ें हैं जिनको खाकर हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। विटामिन्स, हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये हमें ना मिले तो इससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन्स जो होते हैं हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इनकी कमी से हमें कई रोग हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो क्लोरोफिल होता है विच इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर एंड इनऑर्गेनिक थिंग्स हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में, हम जानते हैं जो लीव्स होती है लीव्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को, सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, पकड़ता है और इस सनलाइट का इस्तेमाल फूड प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है और उसकी सनलाइट को ट्रैप करने के बाद उससे फूड तैयार करता है। ठीक है, तो ये ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और क्लोरोफिल, ये तीनों ही चीज़ें बिना नाइट्रोजन के नहीं बन सकती। ठीक है,
तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, प्रोटीन, विटामिन और क्लोरोफिल, ये तीनों चीज़ें, इन तीनों ही चीज़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन तीनों चीज़ों में पाया जाता है। यदि नाइट्रोजन नहीं होगा तो ना तो प्रोटीन बनेगा, ना ही विटामिन बनेंगे और ना ही क्लोरोफिल बनेगा। और जो भी इनके फंक्शन हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटीन से क्या होता है, विटामिन से क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, तो यदि ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो जो उनके फंक्शन थे वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। प्रोटीन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। विटामिन नहीं बनेंगे तो विटामिन नहीं होने के कारण हमें कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। उसी प्रकार से यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्लोरोफिल ना होने की वजह से प्लांट्स कभी भी लाइट को ट्रैप नहीं कर पाएंगे और फूड कभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और बहुत सारे एंजाइम्स जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी और हमारी लाइफ की बहुत सारी एक्टिविटी, ठीक है, वो नहीं चल पाएगी, एक सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ठीक है, एक अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन होना आवश्यक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। तो एज वी नो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन गैस है, बट इसका इस्तेमाल प्लांट या एनिमल दोनों ही नहीं कर सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो गैस को इनटेक करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, तो उस दौरान हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। उसी प्रकार से जब प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, जब प्लांट्स जो होते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तो वो CO2 गैस लेते हैं। तो वो CO2 को ले सकते हैं, हम O2 को ले सकते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। प्लांट अगर नाइट्रोजन को नहीं लेगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और फूड प्रिपेयर नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि नाइट्रोजन को किस तरह से लिया जाए। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो सॉइल में कई प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी वो प्रेजेंट होती है, जो कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उस सॉइल में डिज़ोल्व कर देते हैं मीन्स। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में डिज़ोल्व कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। एक बार जब ये नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करने लायक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद प्लांट इसको सॉइल में से जड़ों के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन है, जब प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने रूट सिस्टम से, उसके बाद प्लांट अपने लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, फूड का सिंथेसिस करता है, डीएनए आरएनए बनाता है। ठीक है, जिस तरह से हमें अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से प्लांट को भी अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो भी अपने प्लांट क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो जब एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, जब इन प्लांट को खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बफेलो, काओ, है ना, तो कई प्रकार के एनिमल्स हैं जो प्लांट को खाते हैं। तो जब ये प्लांट को खा लेते हैं तो ये सारे नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं ये एनिमल्स के बॉडी में चले जाते हैं। व्हेन एनिमल एंड प्लांट डाई, जब ये एनिमल्स या प्लांट डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब उस दौरान जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, और जब हम सड़ जाते हैं, जब डेड बॉडी जो है सड़ जाती है, ठीक, तो उसमें से जो नाइट्रोजन जो होती है वो सॉइल में डिज़ोल्व हो जाती है। और जब ये डिज़ोल्व सॉइल के अंदर जो डिज़ोल्व नाइट्रोजन होती है इसको दोबारा से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि कुछ सॉइल में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। उसी प्रकार से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में और सॉइल में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, जिस कारण
नाइट्रोजन गैस ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है और ना ही क्रिएट होती है, ठीक है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में फिक्स रहता है, 78% हमेशा बना रहता है, ना तो बढ़ता है और ना ही कभी कम होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कई एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय, NTSC और कई प्रकार के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।